अकरम से बात करने के बाद अभिनव सो चुका था। अगली सुबह कब आई उसे पता ही नहीं चला। जब वो नौकरों के कमरे से बाहर निकल कर आया तो उसकी नजर सीधी अनन्या से मिली। उसने नीले रंग का टॉप और सफेद रंग के शॉर्ट्स पहने हुए थे। अभिनव को एहसास हो रहा था कि अनन्या काफी सुंदर है। अनन्या, नाश्ता रेडी है। इतने में शर्मिला की आवाज आई। अनन्या की नजर अभिनव से मिली, लेकिन वो उसे बिना कोई इशारा दिए वहां से निकल गई। अभिनव अपनी जगह पर खड़ा रह गया था। तभी उसे एक भारी सी आवाज सुनाई। तुम्हें क्या अलग से निमंत्रण देना पड़ेगा? यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि हरदेव पाल सिंह की थी। वो नाश्ता करने के लिए पहले ही टेबल पर आकर बैठ गए थे। अभिनव हिचकते हुए उनकी तरफ बढ़ा और बोला, गुड मॉर्निंग। आजकल तुम्हें मॉर्निंग्स कुछ ज्यादा ही गुड नहीं लगने लगी है? इससे पहले इतने अच्छे बिस्तर पर सोए नहीं क्या? शर्मिला ने ब्रेड पर मक्खन लगाते हुए कहा। हरदेव ने अभिनव को बैठने का इशारा किया और अभिनव अनन्या के बगल वाली कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गया। नाश्ते के लिए थैंक यू, अभिनव ने दिल से कहा। अनन्या, कल रात अभिनव कहाँ सोया था? इतने में हरदेव ने अनन्या की तरफ देखते हुए पूछा। अनन्या इस सवाल को सुनकर सक पका गई, लेकिन उसने अपना सिर नीचे रखा और कंधे उचकाते हुए बोली, मुझे नहीं पता। इससे फर्क भी क्या पड़ता है? वैसे भी इन दोनों की शादी कहाँ हुई है? शर्मिला ने बीच में आते हुए कहा। हरदेव ने पहले शर्मिला को देखा, उसके बाद अनन्या और अभिनव को देखते हुए बोले, अभिनव आज अनन्या के साथ कोर्ट मैरिज करेगा, दोनों रेडी रहना। ये सुनती अनन्या की होश उड़ गए। उसने कहा, दादाजी प्लीज, मैं अभिनव से शादी नहीं करना चाहती हूँ। ये सब तुम्हें इसके साथ एक ही बिस्तर पर रात गुजारने से पहले सोचना चाहिए था। तुम्हें तो इस घर के कायदों के बारे में मालूम ही होगा। ऐसा नहीं है कि ये कायदा सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही लागू हो रहा है। लेकिन पापा जी, ये सारे नियम काफी पुराने हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि आज की मॉडर्न टाइम में भी हमें इन्हें फॉलो करना चाहिए। वैसे भी आजकल इंडिविजुअल्स का जमाना है। ऐसे में अनन्या को ये फ्रीडम मिलना चाहिए कि वो जिससे शादी करना चाहे कर सकती है, शर्मिला ने कहा। हरदेव ने उसे एक पल के लिए घूरते हुए देखा और बोला, अभिनव, तुम अपने सारा सामान लेकर इस घर में आ जाओ और कोर्ट मैरिज की तैयारी करो। और हाँ, अब से तुम दोनों एक ही कमरे में पति पत्नी की तरह रहोगे। हरदेव की आवाज में जो गंभीरता थी उससे हर कोई घबरा गया था। फिर भी शर्मिला ने हिम्मत करते हुए कहा, अच्छा, अगर आपने फैसला कर ही दिया है तो मैं भी आपको बताना चाहती हूँ कि जिसे आप अपना दामाद बनाना चाहते हैं वो असल में कैसा आदमी है। इतना कहते ही शर्मिला ने अपना फोन निकाला और उस पर वही वीडियो चला दिया जिसमें अभिनव मारपीट करता हुआ नजर आ रहा था। और उसने आगे कहा, ये देखिए, आपका सो कॉल्ड दामाद पब्लिक के बीच में ये कैसा काम कर रहा है। अब क्योंकि आपने लोगों के बीच में ये अनाउंस कर दिया है कि इन दोनों की शादी होने वाली है, तो इस वजह से अनन्या का भी नाम खराब हो रहा है। अभिनव ने अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश करते हुए कहा, मैंने ये सब जानबूझकर, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, हरदेव ने वीडियो देखा और जोर से चिल्लाते हुए कहा, शट, ये पहले से पता था तो किस तरह का आदमी है। पता नहीं अनन्या को तेरे अंदर क्या नजर आया। अभिनव को यह सुनकर बुरा लगा। जब तक कोई उसकी गरीबी का मजाक उड़ाता तो वो सहन कर सकता था, लेकिन अगर कोई उसके वजूद पर उंगली उठाए, ये उसे बर्दाश्त नहीं था। उसके सामने जो नाश्ता रखा हुआ था, अब उसे वो भी खाने की इच्छा नहीं थी। उसने गहरी सांस ली और हरदेव की तरफ देखने लगा। हरदेव ने आगे कहा, खैर, मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है। शर्मिला, इंडिविजुअल्स का जमाना है। तुम्हारी बेटी ने अभिनव को चुना है, ऐसे में मैं उसकी इंडिविजुअल चॉइस के आड़े नहीं आना चाहता हूँ। और तुम में से किसी ने भी परिवार का नियम बदलने की सोची तो? इतना कहकर हरदेव सब लोगों की तरफ देखने लगा। किसी की आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हरदेव ने आगे कहा, अनन्या, जो 2 कंपनी तुम्हारे अंडर चल रही है उन्हें मैं सनी को दे रहा हूँ। तुम अब आगे सिर्फ वही कंपनी संभालोगी जो तुम्हें विरासत में मिली थी, उसके अलावा कुछ नहीं। इतना कहकर हरदेव पाल सिंह ने पानी पिया, अपनी जगह से उठे और निकल गए। अनन्या की आंखें आंसू से भर आई थी। शर्मिला को भी गुस्सा आया और उसने उबलते हुए कहा, नहीं, वो इस तरह से मेरी बेटी से सब कुछ नहीं छीन सकते।
वो मेरी बेटी के साथ इस जैसा आदमी से शादी कराने की जबरदस्ती नहीं कर सकते। मेरी बच्ची, बेचारे मेरी बच्ची का क्या होगा? इस फक्कड़ के साथ रहकर वो क्या खाएगी, कैसे रहेगी? अभिनव जानता था कि शर्मिला बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल रही है। उसने धीरे से कहा, मैं उसका और अपना दोनों का ध्यान रख सकता हूँ। मैंने अकरम सर से भी बात की है, वो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। बदले में उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे मैनेजर की पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। झूठ मत बोलो अभिनव, शर्मिला ने तुरंत कहा। एक सेकंड शर्मिला, अभिनव तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें अकरम की कंपनी में नौकरी मिल गई थी? राजीव के सवाल के जवाब में अभिनव ने हाँ में सिर हिला दिया। शर्मिला ने कहा, मैं मान ही नहीं सकती। उधर अनन्या अभी भी रोए जा रही थी। उसने अपने आंसू पोंछे और धीरे से शर्मिला को बोली, अभिनव के पापा अकरम सर के ड्राइवर थे। हालांकि अनन्या को ये कहते हुए भी डाउट था कि अभिनव उसकी मदद कर पाता या नहीं। इस खबर को सुनकर राजू और शर्मिला हैरान हो गए और एक साथ बोले, अकरम इस लड़की को जानते हैं? अकरम इस लड़के को जानते हैं? अनन्या ने हाँ में सिर हिला दिया। वो दोनों खुले मुंह के साथ अभिनव को देख रहे थे। अभिनव ने अनन्या से कहा, चले? कहाँ चले? तुम्हारा दिमाग तो खराब ही हो गया है। अनन्या ने बिगड़ते हुए कहा और टेबल से उठकर घर से बाहर निकल गई। ये देख अभिनव हैरान हुआ और उसके पीछे जाते हुए बोला, अनन्या सुनो, अनन्या। आखिर में जब अनन्या अभिनव की गाड़ी के सामने रुकी तो वो भी उसके पास जाकर खड़ा हो गया। अनन्या अभिनव की गाड़ी को देखते हुए बोली, ये तुम्हारी गाड़ी है? अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्या मैं तुम्हें इसमें राइड पर लेकर जा सकता हूँ? इस डस्टबिन में? अनन्या, ये बहुत अच्छी गाड़ी है। हाँ, बाहर से थोड़ी गंदी दिखती है, लेकिन एक बार तुम अंदर बैठकर तो देखो, तुम्हें मजा आ जाएगा। चलो ना, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। अनन्या ने कुछ देर के लिए उस गाड़ी को देखा और बोली, तुम्हें ये गाड़ी भी अकरम सर ने दी होगी? तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि ये गाड़ी तुम्हारी है? ये तुम्हारी कंपनी की गाड़ी है और तुम इसे ऐसे लेकर इधर से उधर घूम रहे हो। इस गाड़ी में जाने से अच्छा है कि मैं अपनी गाड़ी में चली जाती हूँ। थैंक यू। और इतना कहकर अनन्या अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। अभिनव सिर्फ उसे जाते हुए देख रहा था, वो उसे नहीं रोक सकता था। अभिनव भी उसके पीछे ऑफिस पहुंचा। वो आने में थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए जैनी ने उसे सुना दिया। अभिनव जैनी से इस बात का बदला लेना चाहता था, लेकिन आज नहीं। आज उसे बहुत काम था। ना सिर्फ उसे अनन्या का काम करवाना था, बल्कि उसे मैरिज रजिस्ट्रार के पास भी जाना था और उसके बाद रियूनियन में भी जाना था। अनन्या का काम खत्म करवाने के बाद अभिनव सीधा अपने कमरे पर आया और उसने जरूरत का सारा सामान समेट लिया। हरदेव ने उसे जल्दी घर आने को कहा था, इसलिए वो तुरंत अपने कमरे से निकल गया। जब वो अनन्या के घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर की पार्किंग में हरदेव, राजीव और शर्मिला घर में नहीं थे। सनी भी वहां नहीं था। ऐसे में घर में शांति थी। अभिनव को ये शांति अच्छी लगती थी। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसे एक खुशबू आई। वो जानता था कि ये खुशबू अनन्या की है। अनन्या बार स्टूल पर बैठी थी। उसने शराब पी थी या नहीं, ये कह पाना मुश्किल था। अभिनव पास आया तो उसने देखा कि अनन्या ने अपने कपड़े बदले हुए थे। उसने एक सुंदर सा वन पीस पहना हुआ था। जैसी अनन्या की नजर अभिनव से मिली तो उसने कहा, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। और उसने अपने ग्लास में थोड़ी शराब डाली। मैं तैयार हूँ, चले? इस तरह के कपड़ों में तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाने वाली हूँ। थोड़ा तो मेरी इज्जत का ख्याल करो। वहां कुर्सी पर एक सूट रखा है, उसे पहन लो। मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। थैंक यू, अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा और सूट की तरफ बढ़ने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि अनन्या उसके लिए सूट लेकर आएगी। शायद वो उतनी भी बुरी नहीं थी जितना अभिनव सोच रहा था। उसने तुरंत अपने कपड़े बदले, सूट पहना और बाहर आ गया। अभिनव बहुत हैंडसम लग रहा था। उसका सूट देख ऐसा लग रहा था जैसे ये खास उसी के लिए बना हो। अनन्या ने जब उसे देखा तो वो देखती ही रह गई। इससे पहले कि अभिनव उसे अपने आप को देखते हुए देखता, अनन्या ने अपना सामान लिया
और गुस्से में दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, पर उसे पता नहीं था अभिनव उसे देख चुका था। वो भी मुस्कुराते हुए अनन्या के पीछे पीछे जाने लगा। जैसे ही वो दरवाजे के बाहर आया तो अनन्या ने कहा, तुम अपने ऑफिस वाली गाड़ी से आना, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाने वाली हूँ और ना ही तुम्हारे उस डस्टबिन में बैठने वाली हूँ। रजिस्ट्रार के ऑफिस पर मिलो। इतना कहकर अनन्या वहां से निकल पड़ी। अभिनव ने भी अपनी गाड़ी उठाई और उसके पीछे जाने लगा। वो गाड़ी काफी धीरे धीरे चला रहा था। वो कुछ वक्त सिर्फ अपने आप के साथ रहना चाहता था। उसे लग रहा था कि ये ठीक नहीं हो रहा है। उसे शादी के लिए मना कर देना चाहिए था, लेकिन अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। वो बिना अपनी असली पहचान बताए इस शादी को नहीं रोक सकता था। इसके अलावा उसके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वो हरदेव से बच सके। अनन्या ने अपनी गाड़ी रजिस्ट्रार के ऑफिस के बाहर लगा दी। अभिनव ने भी अपनी गाड़ी लगाई और दोनों अंदर की तरफ बढ़ने लगे। अंदर जाकर थोड़ी फॉर्मेलिटीज के बाद रजिस्ट्रार ने कहा, यहाँ साइन कर दीजिए, और पेन उन दोनों की तरफ बढ़ा दिया। अनन्या और अभिनव एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों साइन नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी मजबूरियों ने उन्हें इस जगह लाकर खड़ा कर दिया था जहां उन दोनों के पास पेन उठाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अभिनव ने अपनी नजर नीचे की। अनन्या ने पेन उठाया और साइन कर दिया। जब अभिनव और अनन्या बाहर आए तो अभिनव के हाथ में उनका मैरिज सर्टिफिकेट था। अनन्या उस सर्टिफिकेट को हाथ भी नहीं लगाना चाहती थी। उसने अभिनव से कोई बात नहीं की और अपनी गाड़ी लेकर निकल गई। इधर अभिनव को भी देर हो रही थी। उसे रियूनियन के लिए जाना था, पर उसके पास कपड़े बदलने का वक्त नहीं था। ऐसे में वो उन्हीं कपड़ों में रियूनियन के लिए निकल गया। जैसे ही अभिनव होटल के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि हरीश कामिनी नाम के एक लड़की के साथ बाहर आ रहा था। कामिनी कॉलेज में उन लड़कियों की लीडर हुआ करती थी जो अभिनव और उसके जैसे बाकी लोगों को बुली करते थे। जैसे ही उसकी नजर अभिनव से मिली तो उसने कहा, ओह, देखो तो कौन आया है, अभिनव। हेलो, अभिनव ने कहा। कामिनी ऊपर से नीचे तक उसके सूट को देख रही थी। इतने में हरीश ने कहा, बहुत बढ़िया सूट पहना हुआ है। मुझे तो लगा था कि तुम आओगे ही नहीं, क्योंकि डिलीवरी वालों का टाइम फिक्स नहीं होता ना, उन्हें कभी भी डिलीवरी के लिए बुला लेते हैं। क्या ये डिलीवरी बॉय है? कामिनी ने हैरान होकर कहा। तुम्हें नहीं पता था? नहीं यार, मैं तो अमेरिका में थी ना, तो मुझे कैसे पता होता। तो अभिनव, तुम क्या यहाँ अपना काम बीच करके आए हो? नहीं, मैं डिलीवरी बॉय नहीं, एक ऑफिस में जॉब करता हूँ। ये सुनते ही हरीश जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे हाँ, इसने तो अनन्या सिंह को फंसाकर उससे शादी की है ना, अब अपनी बीवी के ऑफिस में काम कर रहा होगा। ये कहते ही कामिनी और हरीश जोर जोर से हंसने लगे। अभिनव को दोनों की शक्ल देख गुस्सा आ रहा था। उधर जब अभिनव को गुस्सा आ रहा था तब इधर वही हट्टा कट्टा सा आदमी हाथ में सिगार लिए अपने सेक्रेटरी के पास खड़ा था। उस आदमी ने पूछा, टाइगर दिखता कैसा है, कुछ पता चला? हम वही पता करने की कोशिश कर रहे हैं सर। मुझे एक हफ्ते में उसकी सारी डिटेल्स चाहिए। हमारे जासूस से कहो कि जरा जल्दी काम करना शुरू करे। इतना कहकर उस आदमी ने सिगार का कश लिया और खिड़की से बाहर धुआं उड़ा दिया। अब आगे क्या होने वाला था? कौन था ये आदमी जो अभिनव के पीछे पड़ा था, और क्या नया मोड़ लेने वाली थी अभिनव की जिंदगी? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अभिनव के साथियों ने